एपिसोड नंबर 5 की स्टार्टिंग में हमें बाइंग और सुमो को दिखाया जाता है। जैसे ही सुमो बाइंग को देखता है उसे खींच कर साइड में ले जाता है, क्योंकि फ्लावर फेस्टिवल में क्राउन प्रिंसेस का आना एक नॉर्मल बात नहीं थी। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, पर बाइंग उससे पूछती है कि तुम अचानक कैसे चले गए। लेकिन सुमो जवाब देता है इससे पहले ही सैनिक उन्हें देख लेते हैं। अब वो उन सैनिकों से भागते हुए दूर चले जाते हैं। सुमो अपनी इनविजिबल शीट का यूज़ करके बाइंग को छिपा देता है। जैसे सैनिक जाते हैं, अब वो दोनों आप एक दूसरे से बात करने लगते हैं। सुमो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन बाइंग कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब ये बात कहती ही सुमो उससे कहता है कि ठीक है, तो जो हमारे बीच हुआ, जो हमारा पास्ट है, हमें उसे भूलना होगा। ये बात सुनते ही बाइंग हाँ तो कर देती है, लेकिन उसके दिल से पूरी तरह से मना होता है, और जिससे उसकी जो माथे पर जो सील थी, उसकी प्योरिटी की सील, वो ब्रेक हो जाती है। क्योंकि बाइंग जो होती है सुमो के मतलब प्यार करने लगी थी, इसी वजह से उसके माथे की सील ब्रेक हो जाती है। इतने में वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं। बाइंग उनसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन सुमो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, और सैनिक उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अब उन्हें जो है मिरर टावर में ले जाया जाता है। बाइंग को कड़े पहरे में रखा जाता है, जबकि सुमो को जो लॉर्ड चिन द्वारा अपनी हिरासत में लिया जाता है। लॉर्ड चिन उससे बात करने के लिए आते हैं। जब सुमो उससे कहता है कि तुम्हें बाइंग की हेल्प करनी होगी, तो लॉर्ड चिन उसे मना कर देते हैं। सुमो से दबाने की कोशिश करता है अपने ब्लड पैक्ट के यूज़ करके, लेकिन जो लॉर्ड चिन होता है उसके पास इसका ऑलरेडी सोल्यूशन होता है। सुमो उस पर जब अपने ब्लड पैक्ट का यूज़ करता है तो उस पर कोई असर नहीं होता है। लॉर्ड चिन कहता है कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जो तुम्हारे ब्लड पैक्ट को अनबाइंड कर सकता है, और वहाँ से चला जाता है। ये बात सुनते ही सुमो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद सीन होता है, दिखाया जाता है राज दरबार का, जहाँ पर हाई प्रीस्ट क्राउन प्रिंसेस के माथे की सील को चेक करते हैं और राजा को बता देते हैं कि इसकी सील ब्रेक हो चुकी है। राजा सारी की सारी जिम्मेदारी बाई मेंशन पर लगा देते हैं और कहते हैं कि अगर बाइंग अर्थ पावर को पोजेस नहीं कर पाई तो वो पूरे के पूरे बाई परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लॉर्ड चान उन्हें अरेस्ट करने की बात कहते हैं। इतने में वहाँ पर प्रिंस जानलान आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारी सीमा पर कांगलियों की आर्मी अटैक करने के लिए बैठी है और आप लोग इस तरह की बातों पर को डिस्कस कर रहे हैं। वो लॉर्ड चान से बहस करने लगते हैं, लेकिन जब उन्हें क्राउन प्रिंसेस की सील ब्रेक होने की बात पता चलती है और बाई मेंशन के सभी जनों को मौत की घाट उतारने वाली बात पता चलती है, तो वो अपने पिता से रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा ना करे। लेकिन राजा उनकी एक बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर सुमो को ले आया जाता है। लॉर्ड चान कहते हैं कि यही वो आदमी है जिसकी वजह से क्राउन प्रिंसेस इम्प्योर हुई थी, लेकिन सुमो अपने बचाव में कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है, मैंने कोई गलती नहीं करी है। इनफैक्ट लॉर्ड चान ने मुझे मजबूर करके मिरर टावर में भेजा था ताकि मैं क्राउन प्रिंसेस की सील को ब्रेक कर सकूं, लेकिन मैं वहाँ से चला आया था ताकि कोई गलती ना हो उसकी। भाई कहती है कि क्या मिरर टावर में एंटर करने से पहले तुम जानते थे कि क्राउन प्रिंसेस मैं हूँ? तो सुमो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता था। अब हाई प्रीस्ट की बात जो है क्राउन प्रिंसेस को याद आती है कि लोगों को लगता है कि ये सील उसकी बॉडी पर है, लेकिन ये सील क्राउन प्रिंसेस के दिल की है। अगर वो किसी और इंसान से प्यार करने लगती है तो उसके माथे की सील ब्रेक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कांगलियों की आर्मी जो है बॉर्डर पर थी और हेवन रिंग और अर्थ रिंग की मिलीजुली ताकत ही उसे हरा सकती थी। अब बाइंग डिसाइड करती है कि वो खुद की जान दे लेगी ताकि जो दूसरी लड़की है बाई परिवार की, वो अर्थ रिंग की पावर को पोजेस कर पाए। इसलिए वो जाके टावर के ब्रिज पे जाके वहाँ से छलांग लगा देती है और सुमो से कहती है कि मुझे भूल जाना, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये सब मेरी गलती है। सुमो ये सब देखता ही रह जाता है। कांगलियों की आर्मी जो है कोंगसंग पर अटैक कर देती है। प्रिंस जानलान सुमो को जिंदा रहने की सज़ा देते हैं। वो कहते हैं कि तुम बाइंग से प्यार करते हो, अगर तुम्हें मार दिया जाएगा तो ये सज़ा तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कम होगी। कांगलियों के अटैक से पूरा का पूरा कोंगसंग तबाह हो जाता है। इसके बाद सुमो को दिखाया जाता है जो कि बर्फ़ में जा रहा होता है और बर्फ़ में एक जगह लेट जाता है। उसकी बॉडी पूरी तरह से तप रही थी और बर्फ़ पिघलकर उबलने लगती है। इसके बाद उसके माथे का जो मार्क होता है वो गायब हो जाता है। दरअसल जो जल मानव होते हैं उनके माथे पर ये मार्क उनकी वर्जिनिटी का होता है। जब तक वो किसी मर्द या औरत को पसंद नहीं करते, अगर वो किसी मर्द को पसंद करते हैं तो वो एक औरत में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर किसी औरत को पसंद करते हैं तो एक मर्द में कन्वर्ट हो जाते हैं। सुमो ने बाइंग को पसंद करा था और इसी वजह से वो एक मर्द के रूप में कन्वर्ट हो चुका था। अब कोंगसंग की ये हालत यानफू की एक फेरी देख रही थी और उसके साथ उसका बेटा था। अब उसका बेटा कहता है कि क्या कोंगसंग तबाह हो चुका?
फेरी कहती है कि अभी उम्मीद बाकी है। वो आदमी जो पूरी दुनिया को घूम के आया हुआ है और इतने ज़्यादा कष्ट सह चुका है, और वो ये सिटी के अंदर स्थित सिक्स लॉर्ड, वो अभी तक कॉन्गसंग को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब वापस 100 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सुमो होता है वो नाशांग से बात कर रहा होता है। नाशांग उसका भविष्य बताती है। इसके बाद वो दोबारा यन हुआंग के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एक स्नो पपी का फूल था, जिसे देखकर सभी लोग उसकी ओर झपट पड़ते हैं, लेकिन नाशांग उन्हें रोकने की कोशिश करती है। जैसे ही स्नो पपी को बाहर निकालते हैं, एवलांचेस आ जाता है, सारी बर्फ गिरने लगती है। लेकिन नाशांग की मासूमियत तो देखो, वो अभी भी उन लोगों को बचाने के लिए उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। सुमो से ये देखा नहीं जाता, वो नाशांग को उठा के वहाँ से फ्लाई कर जाता है। दरअसल सुमो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था और वो आसमान में उड़ सकता था। बाकी सभी लोग मर जाते हैं, लेकिन सुमो नाशांग को लेकर वहाँ से चला जाता है और पर्वत की चोटी पर जाता है। नाशांग उससे कहती है कि वो उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन सुमो कुछ नहीं कहता है। वो बाकियों की फिक्र कर रही थी। सुमो कहता है कि लालची लोग यहाँ पर दफन हो जाते हैं, तो तुम्हें उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना ध्यान रखो। अब सुमो वहाँ से जाने लगता है तो नाशांग उसे उसका रियल नाम पूछती है, तो सुमो उसे अपना नाम बता देता है। वेल, मिरर टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक काले लिबास में शख्स का परिचय किया जाता है। ये कांगलू का राजा होता है, जीजे, जो एक एस्ट्रोनॉमर भी होता है। वो गणना करता है और उसे सुमो के आने का पता चल जाता है। इसके बाद हमें बाइंग को दिखाया जाता है। सभी को लग रहा था कि बाइंग मिरर टावर से कूद के मर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे मिरर टावर से कूदती है, जो अर्थ रिंग की पावर होती है उसे बचा लेती है और वो अर्थ रिंग की उत्तराधिकारी बन जाती है। प्रिंस ज़ानलान ने 100 साल पहले अकेले कांगलू की आर्मी से टक्कर लेने का निश्चय करा था, लेकिन जो एक मिस्टीरियस मैन कांगलू की आर्मी में ऐसा था जिसने जो प्रिंस ज़ानलान की पावर है उसको ब्रेक करके 3 अलग अलग जगहों में सील कर दिया था, और उनकी हेवन रिंग उनकी हाथ से निकल चुकी थी, और जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो चुके थे और 100 साल तक सोए हुए थे। अब हमें वो ये सिटी का सीन दिखाया जाता है। दरअसल 100 साल पहले 6 लॉर्ड्स ने मिलकर वो ये सिटी को ओपन करा था, लेकिन इसके बदले में उन्हें एक कीमत चुकानी पड़ी थी। अब वो दिन की रोशनी में चल नहीं सकते थे, सूर्य की रोशनी उन्हें जला सकती है। हाई प्रीस्ट से बाइंग को पता चलता है कि एक मिस्टीरियस मैन यान हुआंग में एंटर करा है। ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये यान हुआंग की जो डेस्टिनी है उसे बदल सकता है। इससे पहले कि कांगलू के लोग उसे ढूंढें, हमें उसे ढूंढना होगा, और बाइंग उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। इसके बाद हमें त्यांक्यू माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से नाशांग क्रॉस हो रही थी। रास्ते में उसके पाँव के नीचे कुछ इंसानों की हड्डियाँ जाती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और उसका पाँव फिसल जाता है। वो गिरकर एक गुफा में पहुंच जाती है और बेहोश हो जाती है। अब हमें मिरर टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूजू, जो कि जीरे की पुजारी होती है, वो 5 मास्टर के पास आती है और उन्हें त्यांक्यू माउंटेन में डोल स्टार के रीअपियर होने की बात सुनाती है और कहती है कि इस पर एक्शन लिया जाए, और वहाँ से चली जाती है। अब जो बाकी मास्टर होते हैं शिफांग से कहते हैं कि इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि शिफांग जो है मिलिट्री चीफ थे, तो वो कहते हैं कि इस बार हम अपने दुश्मन को नहीं जानते हैं कि वो कौन है, तो इसमें हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, लेकिन वो अपने सोल्जर को वहाँ भेज देते हैं। वह बाइंग का सीन दिखाया जाता है, जो त्यांक्यू माउंटेन में पहुंची होती है। सडनली उस पर कांगलू के सोल्जर्स अटैक कर देते हैं। सुमो भी उसी रास्ते से गुजर रहा होता है, लेकिन उसने बाइंग को नहीं देखा। वो सिर्फ एक वॉरियर को देखता है जो लड़ रही थी, तो सुमो उस वॉरियर की हेल्प कर देता है और उन सभी सोल्जर को मार देता है। अब बाइंग किसी इंसान को अपनी हेल्प करते देखकर हैरान थी, लेकिन वो सुमो को देख लेती है। वो उसे बुलाती है और कहती है कि आपकी मदद के लिए थैंक यू, लेकिन जैसे ही वो सुमो को देखती है उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि 100 साल बीत चुके थे। 100 साल में बहुत कुछ बदल चुका था। सुमो जैसे ही बाइंग को देखता है उसे सीधे गले से लगा देता है। वो कहता है कि मैं सपना तो नहीं देख रहा, मैं 100 सालों से तुम्हारी राह देख रहा था, शायद इसीलिए क्योंकि तुम जिंदा थी, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था। अब बाइंग खुद को संभाल लेती है। वो कहती है कि 100 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। बाइंग उसी दिन मर चुकी थी जब उसने मिरर टावर से छलांग लगाई थी। इसके बाद अब बहुत कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं। सुमो उससे कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में वो अर्थ रिंग की अंगूठी देख लेता है और कहता है क्या यही बदलाव है जो तुम मुझे बता रही थी। तो वापस नाशांग का सीन दिखाया जाता है, जो कि अब वो जाग चुकी थी और वो उस केव से बाहर निकलने की बेहद कोशिश करती है, लेकिन निकल नहीं पाती है। इसके बाद वो हार कर एक अलग रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। रास्ता ढूंढते ढूंढते वो एक स्नो पिलर के पास पहुंचती है।
जो काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था। वो जैसे उसे टच करती है वो पिघल जाता है, उसके अंदर एक बॉक्स दिखाई देता है। अब नाशांग को लगता है कि ये कोई खजाना है, तो वो अपने हाथों से ग्लव्स निकाल के उसे टच करती है। लेकिन जैसे ही टच करती है वो बॉक्स ओपन हो जाता है, उसके अंदर से अर्थ रिंग हेवन रिंग की अंगूठी बाहर निकल आती है, उसकी उंगली पे लग जाती है। नाशांग को लगता है कि कोई मॉन्स्टर है, तो उसे निकालने की कोशिश करती है लेकिन निकाल नहीं पाती है। इतने में वहाँ पर जो ज़ेनलान की अपीयरेंस हो जाती है। ज़ेनलान की एक सोल का एक छोटा सा पार्ट उस रिंग में कैद था, तो वो अपीयर हो जाता है। अब नाशांग को लगता है कि ये कोई घोस्ट है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाने से जो आइस केव होती है वो पिघलने लगती है, वो गिरने लगती है। लेकिन ये बात देखकर जो ज़ेनलान होता है वो गायब हो जाता है। लेकिन ज़ेनलान के गायब होते देख और गुफा के गिरते देख वो काफ़ी डर जाती है और ज़ेनलान को दोबारा बुलाती है। कहती है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। ज़ेनलान उसकी गुफा से बाहर निकलने में हेल्प करता है। वो कहता है कि तुम अंगूठी का यूज़ कर सकती हो, लेकिन नाशांग को उसका यूज़ करना नहीं पता था, इसलिए वो आंखें बंद करके अब चल जाती है। लेकिन जैसे वो अंगूठी का यूज़ करती है तो एक अलग सी रोशनी आसमान में पैदा होती है, जिसे देखकर लॉर्ड जीजे और जो वाटर मिरर में हाई प्रीस्ट भी उन्हें देख लेते हैं। वो इसे देख के समझ जाते हैं कि हेवन रिंग अपीयर हो चुकी है। अब नाशांग भी बाहर आ चुकी है। बाहर आके वो दोबारा हेवन रिंग की अंगूठी को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ज़ेनलान समझाता है कि ये तुम्हारी डेस्टिनी है, तुम इसे बदल नहीं सकती। हेवन रिंग खुद अपने ऑनर को चूज़ करती है, शायद तब तक जब तक उसका अलग ऑनर रीअपीयर ना हो जाए। अब नाशांग कहती है तो मैं क्या करूँ। अब ज़ेनलान उसे समझाता है कि तुम्हें इस अंगूठी को लेकर ताओयुआन काउंटी में जाना होगा। ये पास ही का एक गाँव है जो कि यांगवांग की सीमा के साथ लगता है। क्योंकि ये नाम उसने सुमो से भी सुना था, इसलिए वो मान जाती है। अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ लॉर्ड जीजे यूजू के ज़रिए बाकी 5 मास्टर को संदेश भिजवाते हैं कि जो त्यांगू माउंटेन से जो भी कोई क्रॉस होता है उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। और ये मैसेज लेकर वो सीधे जाती है 5 मास्टर के पास। अब हमें शिपिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि यूजू के साथ बात कर रहा होता है। वो बताता है कि युआन काफ़ी लंबे समय से बैम्बू टाउन में है, जो कि त्यांगू पहाड़ी के नज़दीक है। तो उसे एक सीक्रेट मैसेज भिजवाओ ताकि वो त्यांगू पहाड़ी से क्रॉस होने वाले हर एक पैसेंजर को मार सके। लास्ट मिशन में वो फेल हुआ था, इसी वजह से उसे बैम्बू टाउन में भेज दिया गया था एज अ पनिशमेंट के तौर पर, लेकिन इस बार वो सफल होना चाहिए, इसलिए वो सीक्रेट मैसेज युआन की ओर भेज देती है। अब हमें युआन का सीन दिखाया जाता है जो कि बैम्बू टाउन के रेगिस्तान में एक जलपरी का पीछा कर रहा होता है। ये शाओ नाम की एक जलपरी होती है जो कि शोशुआन की प्रीवियस लीडर रह चुकी है, तो वो उसका पीछा कर रहा था ताकि उसे पकड़ा जा सके। शाओ उसके साथ ज़रा भी कोऑपरेट नहीं कर रही थी क्योंकि उनके पास पानी काफ़ी ज़्यादा कम था। अगर वो पानी को ज़रा भी वेस्ट करते तो वो दोनों मर सकते थे। युआन उसे पानी पीने के लिए देता है, लेकिन वो पानी की आखिरी बूंद को भी वेस्ट कर देती है, इसलिए उन्हें मजबूरन अब वहाँ पर वेट करना पड़ रहा था। वहाँ नाशांग चलते चलते काफ़ी ज़्यादा थक जाती है, इसलिए एक जगह बैठ के सो जाती है। जब ज़ेनलान कहता है कि तुम इस तरह सो नहीं सकती, तो नाशांग कहती है कि मेरे दादाजी कहते हैं कि जब हम सोते हैं तो हम बात नहीं कर सकते, और सो जाती है। अब यहाँ लियांगंग को दिखाया जाता है जो युआन को रेस्क्यू करने के लिए बैम्बू रेगिस्तान में पहुँच जाता है, और वहाँ से वो शाओ और युआन को लेकर वापस बैम्बू टाउन के मिलिट्री कैंप में आ जाता है और युआन को रात में ड्रिंक करने के लिए ऑफर करता है। इतने में वहाँ पर एक सैनिक आ जाता है जो कि सीक्रेट मैसेज लेकर आया हुआ था यूजू का, जो कि यूजू युआन की बड़ी बहन होती है। उसमें मैसेज था कि जो त्यांगू पहाड़ी से कोई भी अगर क्रॉस होता है उसे मारने का ऑर्डर दिया गया था। साथ में वो एक पर्ल भेजती है जो कि एक एक्सट्रीम लेवल की पावर के साथ था। अगर वो उसका यूज़ करता है तो वो अपनी सेफ्टी कर सकता है। साथ ही वो ये भी बताती है कि इस बारे में हम दोनों को ही पता है और कोई नहीं जानता है। अब हमें वापस जो नाशांग का सीन दिखाया जाता है जो कि ज़ेनलान के साथ जंगल की ओर आगे बढ़ रही थी। रास्ते में उसे कुछ सैनिक दिखाई दे जाते हैं, तो ज़ेनलान उससे छुपने के लिए कहता है, वो छुप जाती है। अब वो सैनिक आपस में बात कर रहे थे कि जो त्यांगू पहाड़ी से अगर कोई क्रॉस होता है तो उसे मारने का ऑर्डर दिया गया है। ये बात सुन के ज़ेनलान समझ जाता है कि हेवन रिंग के रीअपीयर होने की बात उन्हें पता चल चुकी है। वो नाशांग को जितनी जल्दी हो सके वहाँ से बाहर जाने का सजेशन देता है। अब हमें उन सैनिकों से सीन दिखाया जाता है जो वापस जाके जो यात्रियों से लूटा हुआ खजाना उसे देख रहे थे। इतने में वहाँ पर युआन आ जाता है। युआन कहता है तो ये बात है कि तुम अपने काम को ध्यान से नहीं देख पाते, और वो उन लोगों को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। वो सैनिक दया की भीख मांगते रह जाते हैं। अब युआन उस जगह पर जो पहरेदारी है उसको और ज़्यादा कड़ी कर देता है। नाशांग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सैनिकों को देखकर ज़ेनलान से कहती है क्या ये सैनिक मुझे मारने के लिए आए हैं।
ऐसा नहीं हो सकता। जानलान कहता है कि जल्दी यहाँ से निकलो और वहाँ से चला जाता है। आगे चलते हुए जो जानलान होता है अपनी महबूबा का जिक्र किया जा रहा था। ये बातें सुनते सुनते जो नाशांग है मग्न हो जाती है और उसका पाँव एक पत्थर से टकरा जाता है, वो गिर जाती है। जानलान से पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो एक जो है लेकिन वो अपनी बॉडी के साथ नहीं था, जिसके कारण वो उसे पकड़ नहीं पाता है। अब नाशांग पर वो हंसता है, जिसकी वजह से नाशांग को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुमसे अच्छा तो मेरा आइस क्यूब ब्रदर है, तो मैं कम से कम वो मुझे इस तरह से गिरने तो नहीं देता। जानलान कहता है कि कौन है तुम्हारा आइस क्यूब ब्रदर, लेकिन नाशांग कहती है कि वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये बात सुनते ही जानलान काफ़ी गुस्सा हो जाता है। इतने में उनके सामने से सुमो क्रॉस होता है, जिसे देखकर नाशांग उसे आइस क्यूब ब्रदर कह के पुकारने लगी, लेकिन सुमो उनकी तरफ नहीं देखता है। आखिर में वो उसे सुमो कह के पुकारती है। जब वो आइस क्यूब ब्रदर कह रही थी तो जो जानलान होता है वो उसे नहीं पहचान पाया था, लेकिन जैसे वो सुमो कहती है तो उसे पता चल जाता है कि ये वही है। अब पीछे से सैनिक भी उन्हें देख लेते हैं और वो जो नाशांग की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब जानलान कहता है कि तुम सुमो के पास जाओ, क्योंकि मैं अभी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई नहीं कर सकता। इवन मैं तो तुम्हें टच तक ही नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। तो तुम सुमो के पास जाओ, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। लेकिन नाशांग कहती है अगर उसने मेरी हेल्प करने से मना कर दिया तो जानलान कहता है तुम उसे ये हेवन रिंग की अंगूठी दिखा देना, और वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें बाइंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि तेज धूप की वजह से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी, उसका शरीर जल रहा था। तो वो चलते चलते एक मंदिर में चली जाती है ताकि वो कुछ देर तक छाँव में बैठी रह सके, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो उसे कमज़ोर कर देती है। हमें वापस नाशांग का सीन दिखाया जाता है, जो कि सुमो के पास आ जाती है। वो सुमो से कहती है कि वो उसकी हेल्प करे, लेकिन सुमो मना कर देता है। तो वो आखिर में वो हेवन रिंग की अंगूठी उसे दिखा देती है। अब हेवन रिंग की अंगूठी को देखकर जो सुमो होता है वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। अब सैनिक वहाँ आते इससे पहले सुमो उसे पकड़ के वहाँ से फ्लाई कर जाता है और उसी टेम्पल के बाहर पहुँचता है। जैसे उस टेम्पल के बाहर पहुँचता है, वो नाशांग से पूछता है कि तुम्हारी उंगली में ये अंगूठी कैसे आई, लेकिन नाशांग उसे बताने से जो है आनाकानी करने लगी। बाइंग जैसे ही हेवन रिंग का नाम सुनती है, वो दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के बाहर देखती है तो उसे सुमो दिखाई देता है, और साथ ही जो उसकी अर्थ रिंग की अंगूठी है वो रिएक्ट करने लगती है। दरअसल ये दोनों कपल हैं, अर्थ रिंग और हेवन रिंग। तो जब भी वो आसपास होते हैं तो एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं और अंगूठियाँ शाइन करने लगती हैं। और यहीं पे एपिसोड नंबर 6 समाप्त हो जाता है।